Okay, so in our last lecture, students, I told you that there is a very strong interconnection among religion, society, politics, and overall society. Religion, society, politics, and philosophy. Okay, मैंने बताया था कि रिलीजियन के प्रभाव से ना ही हमारी सोसाइटी, ना ही पॉलिटिक्स और ना ही हमारे मॉरल वैल्यूज़ अलग रह सकते हैं। रिलीजियन का इन सब के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रभाव काम करता है। तो उसी पॉइंट को इलाबोरेट करने के लिए मैंने आप लोगों को और भी एक नोट मेल किया था रिलीजियन के ऊपर, जिस नोट का नाम है रिलीजियन, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, और इसको लिखा है राम पुनियानी ने। और इसी नोट के आधार पर मैं आज आप लोगों को रिलीजियन, सोसाइटी और पॉलिटिक्स के बीच जो इंटरकनेक्शन है उस बारे में कुछ बताना चाहूँगी। तो देखिए, वर्तमान में हमारी विश्व में, हमारी विश्व राजनीति में, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कुछ ऐसे घटनाएं घट रहे हैं, कुछ ऐसा परिस्थिति बन रहा है जिससे एक बात बहुत साफ हो चुका है, बहुत स्पष्ट हो चुका है कि रिलीजियन धीरे धीरे सोसाइटी और पॉलिटिक्स के ऊपर अपना प्रभाव, अपना असर और भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। आज मैं आप लोगों को कुछ घटनाओं के ज़रिए, कुछ डेवलपमेंट्स के ज़रिए ये बताना चाहूँगी, आप लोगों के सामने पेश करना चाहूँगी कि कैसे रिलीजियन धीरे धीरे बहुत सारी देशों की समाज में अपना कब्ज़ा, अपना डोमिनेंस को एस्टैब्लिश करने की कोशिश किए जा रहे हैं। तो देखिए, मैं पहले ही हमारे देश इंडियन सोसाइटी उससे शुरू करना चाहूँगी। तो इंडियन सोसाइटी में रिलीजियन का एक बहुत बड़ा असर है, ये हम सब जानते हैं, इस बात से हम सब थोड़ी बहुत वाकिफ़ है। हमारे संविधान में सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता की बात हुई है। ये हमारी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट के ज़रिए हमारे संविधान में सेक्युलरिज्म को एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल के तौर पे इंट्रोड्यूस किया गया था और प्रियम्बल में बताया जाता है इंडिया इज़ अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, है ना। तो सेक्युलरिज्म का मतलब होता है स्टेट का और रिलीजियन का कोई रिश्ता नहीं होगा, या फिर आप यूँ कह सकते हैं द स्टेट एंड पॉलिटिक्स आर कम्प्लीटली डाइवोर्स्ड फ्रॉम रिलीजियन। यह सेक्युलरिज्म का वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, लेकिन जब हमारे देश में संविधान में सेक्युलरिज्म को एडॉप्ट किया गया था तो इस पश्चिमी धारणा को एक्सेप्ट नहीं किया गया था। तो हमारे देश के कॉन्टेक्स्ट में रिलीजियन, सेक्युलरिज्म का मतलब ये नहीं होता है कि हमारा स्टेट के साथ रिलीजियन का डिवोर्स है। यहाँ पर ये समझा जाता है कि रिलीजियन जो है वो अपने क्षेत्र में, अपने स्फीयर में रहेगा और स्टेट अपने क्षेत्र में काम करेगा। स्टेट कभी भी रिलीजियस मैटर्स पर ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेगी। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म का एक्चुअल मतलब ये है कि स्टेट जो है वो हर किसी रिलीजियन को अपना फ्रीडम देगा, मतलब हर किसी कम्युनिटी के लोगों को फ्रीडम है, आज़ादी है कि वो अपने पसंद की किसी भी रिलीजियन को प्रैक्टिस करें, प्रोपगेट यानी प्रचार करें, प्रोफेस करें,
उसको माने और रिलीजियन से जुड़े हुए किसी भी एक्टिविटी में एंगेज रहे, लेकिन शर्त यह है कि वो सब एक्टिविटी पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक हेल्थ या फिर पब्लिक मोरालिटी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो इंडियन सेकुलरिज्म का क्या मतलब है कि राष्ट्र, हमारा स्टेट जो है, वो हर किसी इंसान को अपने पसंद अनुसार रिलीजियन को प्रैक्टिस करने की इजाज़त देती है, और इस रिलीजियन को प्रैक्टिस करने के लिए उसे जो भी रिचुअल या एक्टिविटी परफॉर्म करना पड़े वो भी करने की इजाज़त देती है, अगर वो एक्टिविटी पब्लिक हेल्थ, मोरालिटी या फिर पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब ना करे तभी। तो सोचिए, यहाँ पर स्टेट को रिलीजियन से डिवोर्स नहीं किया गया, बल्कि स्टेट पर एक जिम्मेदारी सौंपा गया, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपा गया कि स्टेट को क्या करना चाहिए। हर कोई रिलीजियस कम्युनिटी आज़ादी के साथ अपना रिलीजियन को प्रैक्टिस कर सके, वो अधिकार सुनिश्चित करना चाहिए। तो इससे क्या हुआ, इंडियन स्टेट की रिलीजियन के साथ इंटरमिंगलिंग या इंडियन स्टेट का रिलीजियन के साथ उठना बैठना जैसे संविधान ने खुद स्वीकार कर दिया। तो सेकुलरिज्म, जिसका असली मतलब होता है कि स्टेट रिलीजियन के किसी भी काम में दखलंदाजी नहीं करेगा, रिलीजियन से अपने आप को पूरी तरह स्वतंत्र रखेगा, तो वहाँ से हमारे इंडियन स्टेट को पूरी तरह से घुमाकर इस दिशा पर लाया गया जहाँ पर इंडियन स्टेट की जिम्मेदारी बन गई कि वो हर किसी रिलीजियस कम्युनिटी को आज़ादी के साथ अपना रिलीजियन प्रैक्टिस करने का मौका दे। तो यही से शुरू होती है पॉलिटिक्स का रिलीजियन में प्रवेश करना, और ठीक उसी तरह रिलीजियन का हमारे पॉलिटिक्स को प्रभावित करना। तो ये जो पॉलिटिक्स और रिलीजियन का एक दूसरे को प्रभावित करने का सिलसिला, ये हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत पहले से ही कायम था। आप यूँ कह सकते हैं कि रिलीजियन के आधार पर, रिलीजियन के बेसिस पर हमारा देश का पार्टीशन हो गया। हमको 1947 में जो इंडिपेंडेंस मिली, वो इंडिपेंडेंस के साथ एक राइडर भी हमें मिला था, और वो है पार्टीशन। तो एक पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी ने जब मांग किया कि वो कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी नहीं है, बल्कि वो एक नेशन है, उनका एक अलग आइडेंटिटी है, अस्तित्व है, तो उस मांग को स्वीकार करते हुए हमारे देश का बंटवारा हुआ, और रिलीजियन के बेसिस पर हमारे देश का, मुल्क का दो टुकड़ा हो गया। एक तरफ पाकिस्तान जो कि एक इस्लामिक रिपब्लिक बन गया, और दूसरी ओर इंडिया जो एक सेक्युलर स्टेट बना। तो रिलीजियन ने हमारे पैदाइश के वक्त से ही हमारे पॉलिटिक्स पर प्रभाव या असर रखना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे सबने देखा कि रिलीजियन पॉलिटिक्स में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बनकर रह गया। ये जो सेक्युलरिज्म वाला ख्वाब था कि राजनीति कभी भी पॉलिटिक्स कभी भी रिलीजियन के दुनिया में पैर नहीं रखेगी, रिलीजियन अपने स्फीयर में आज़ादी के साथ काम करेगी और पॉलिटिक्स अपने स्फीयर में आज़ाद रहेगी, तो ये ख्वाब इंडिया में कभी पूरा नहीं हुआ। अब देखिए, रिलीजियन हमारे देश के लिए, हमारे राजनीति के लिए कैसे इम्पोर्टेंट बन रहा है। हमारे संविधान में जहाँ पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, आप लोगों को पता होना चाहिए, संविधान के चैप्टर 4, दैट इज़ अ चैप्टर ऑन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जहाँ पर हमारे राष्ट्र को कुछ निर्देशनामा दिए जाते हैं कि कैसे अपना एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छी तरह से
परिचालन किए जा सकते हैं। हमारे लेजिस्लेटर्स और हमारे एग्जीक्यूटिव में जो लोग बैठे हैं, अगर वो इन निर्देशनामा को मान के चलेंगे तो इंडिया में सोशल जस्टिस एस्टैब्लिश हो सकती है। और इन्हीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में से एक खास प्रिंसिपल आर्टिकल 44 में मेंशन किया जाता है, जहां पर कहा जाता है कि द स्टेट शैल एंडिवर टू establish a uniform civil code for all the people throughout the country। यानी कि हमारे देश के सभी लोगों के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड रहेगा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या मतलब है? अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटीज के लिए अलग अलग सिविल लॉज नहीं रहेगा, सभी कम्युनिटीज के लिए एक ही सिविल कोड रहेगा, एंड दैट विल बी द इंडियन सिविल कोड। लेकिन इस आर्टिकल 44 को इस्टेब्लिश करना या फिर इसको लागू करने की कोशिश किसी भी राजनीतिक दल ने अब तक नहीं किया, और इसी वजह से हम देखते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी के लिए उनका अपना मुस्लिम पर्सनल लॉ है, जिस लॉ के अनुसार मुस्लिम लोगों का मैरिज, प्रॉपर्टी, डिवोर्स रिलेटेड मैटर्स तय होती है, और हिंदुओं के लिए उनका अपना लॉ है जो हिंदू, सिख, पारसी, इन सब जैन, इन सब लोगों की मैरिज, प्रॉपर्टी एक्सेट्रा एक्सेट्रा इन सब विषय को तय करती है। तो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए अलग सेट ऑफ पर्सनल लॉज, दूसरी तरफ हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट, सिख, पारसी इन सब लोगों के लिए अलग सेट ऑफ सिविल लॉज। इससे हमारे देश में सच में सेक्युलरिज्म कायम नहीं किए जा सकते। और देखिए, जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी से ये कहा जाता है कि यूनिफॉर्म सिविल लॉ या यूनिफॉर्म सिविल कोड जिससे हमारे देश की सोशल जस्टिस एस्टैब्लिश हो सकती है, वो क्यों नहीं अब तक बरकरार हुआ, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी साहस करके आगे नहीं आएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड को एस्टैब्लिश करने के लिए, क्योंकि सब राजनीतिक दल को डर है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड कायम किया जाए तो मुस्लिम कम्युनिटी की सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचेगा, तो इससे उन सबका जो मुस्लिम वोट बैंक है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ से ही देखा जाता है कि हमारे संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल में मेंशन किए गए एक इम्पॉर्टेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल, द यूनिफॉर्म सिविल कोड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री, इसको एस्टैब्लिश करने के लिए कोई भी राजनीतिक दल आगे नहीं बढ़ता है। तो यही कारण है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की मर्दों को 4 औरतों को एक साथ शादी करके अपने घर में रखने का हक है, और दूसरे कम्युनिटीज़ के लोगों को मर्दों को सिर्फ एक ही शादी करने का हक मिलता है। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की औरतों को हमेशा डर डर के रहना पड़ता है कि उनके हस्बैंड कभी भी सिर्फ 3 महीने का नोटिस देकर उन्हें तलाक दे सकता है, जिससे उनकी सिक्योरिटी पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी। लेकिन दूसरे कम्युनिटीज़ की औरतों को ऐसे डर डर के, ऐसे दामोकल सोड के नीचे नहीं रहना पड़ता है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं आप लोगों को एक घटना बताना चाहूँगी जिससे शायद आप लोग वाकिफ़ है। आप लोग अगर न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं तो ज़रूर आप लोगों को पता होगा शाहबानो मामला के बारे में। शाहबानो एक मुस्लिम औरत जिसके पति ने उसको बहुत ही ज़्यादा उम्र में, बहुत ही बूढ़े उम्र में उनको तलाक दे दिया, और तलाक देते वक्त एक मुस्लिम औरत को उनका शौहर से जो एलिमनी यानी जो फिनेंशियल असिस्टेंस, आर्थिक मदद मिलना चाहिए, वो भी शाहबानो के हस्बैंड ने शाहबानो को नहीं दिया, तो तलाक दे दिया।
और वो औरत, बूढ़ी औरत जिसका काम करने का भी अभी कोई ताकत नहीं रही, तो वो अपना गुजारा कैसे करेगी। तो शाहबानो ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। और मैं जिस वक्त की बात कर रही हूँ, इन द 1980s, उस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी और कांग्रेस राज इंडिया में चल रहा था। सेंटर में जो गवर्नमेंट था वो कांग्रेस गवर्नमेंट था। तो जब शाहबानो सुप्रीम कोर्ट गई और उन्होंने ये मामला दर्ज किया कि मेरे पति ने मुझे तलाक दिया एक दूसरी औरत से शादी करने के लिए, और मुझे कोई भी एलिमनी यानी कि आर्थिक मदद नहीं मिला, तब सुप्रीम कोर्ट ने एक नहायत ही बहुत ही ऐतिहासिक राय या जजमेंट दिया था, जिसने पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को, खास करके इन इमाम और मुअज्जिन जैसे लोग जो हमेशा शरिया, कुरान और हदीस को मान के चलते हैं, उन लोगों की बेस को पूरा हिलाकर रख दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या राय दिया? सुप्रीम कोर्ट ने राय दिया कि जैसे इंडिया में दूसरे रिलीजियस कम्युनिटी की बहू और बीवियों को डिवोर्स मिलने के बाद अपने हस्बैंड से एक एलिमनी, एक रकम, एक अमाउंट ऑफ मनी मिलता है अपना ज़िंदगी गुजारने के लिए, ठीक उसी तरह मुस्लिम औरतों को भी उनके हस्बैंड से तलाक के बाद ऐसा एलिमनी या असिस्टेंस मिलना चाहिए। तो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने यह ऐतिहासिक राय दिया, मुस्लिम समाज में जितने भी कट्टरवादी इमाम्स और मुअज्जिन किस्म के लोग थे वो खफा हो गए और उन्होंने कहा ये गलत है, ये शरिया के खिलाफ है, मुस्लिम औरत को कभी भी ऐसा नहीं मिलना चाहिए। अगर शाहबानों को ऐसा मिला तो तमाम मुस्लिम दुनिया की औरतें बगावत कर बैठेगी और इससे शरिया और कुरान और हदीस की इज्जत को ठेस पहुंचेगी। ऐसा कुछ बोलकर राजीव गांधी सरकार पर ये तमाम जो इमाम और मुअज्जिन लोग थे वो दबाव डाले राजीव गांधी सरकार पर कि सुप्रीम कोर्ट की इस राय को कभी भी स्वीकार नहीं किया जाए। तो राजीव गांधी को क्या करना चाहिए था? मुस्लिम औरत जैसे शाहबानो जैसे औरतों की दुर्दशा देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की इस राय को मान लेना चाहिए था, ताकि एक मुस्लिम औरत को भी दूसरे कम्युनिटी के बीवियों की तरह, बहुओं की तरह डिवोर्स के बाद अपने हस्बैंड से फिनेंशियल असिस्टेंस मिले और उनकी भविष्य सुरक्षित रहे। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए राजीव गांधी सरकार को सुप्रीम कोर्ट की इस डिसीजन को मान लेना चाहिए था। लेकिन राजीव गांधी ने सोचा कि अगर वो इस राय को मान्यता देती है तो पूरा मुस्लिम दुनिया और इंडिया की जो मुस्लिम सोसाइटी कांग्रेस सरकार के खिलाफ चला जाएगा, कांग्रेस को वोट नहीं मिलेगा, तो कांग्रेस अगले इलेक्शन में हार जाएगी। तो ये सोचकर राजीव गांधी ने पार्लियामेंट के जरिए एक एक्ट पास करवाया, जिससे सुप्रीम कोर्ट की ये राय वो कैंसल्ड हो गई, वो नलिफाइड हो गई और इतना ऐतिहासिक एक जजमेंट कभी भी हकीकत में लागू नहीं हो पाया। तो ये थी कांग्रेस का कुछ कारनामे, जिससे पॉलिटिक्स और रिलीजियन के बीच जो लाइन ऑफ डिमार्केशन, लाइन ऑफ सेग्रीगेशन, वो बहुत फेड हो गई, कमज़ोर हो गई और रिलीजियन और पॉलिटिक्स एक दूसरे को प्रभावित करने लगा। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को कांग्रेस की और भी एक कारनामा बताना चाहूँगी जो इंदिरा गांधी की सरकार ने किया था। तो जब इंदिरा गांधी इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने अलीगढ़ की जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसको एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की तकवा दे दिया। तो इंदिरा गांधी भी असल में मुस्लिम कम्युनिटी को खुश करना चाहती थी
और उनका दिल जीतकर इलेक्शन में जीतकर आने के लिए उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो कि एक नेशनल, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसको एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का तकमा दिया था। लेकिन अच्छी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन मानने से इनकार कर दिया था। तो मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स दे रही हूँ जिससे पता चले कि कैसे हमारे पॉलिटिकल पार्टीज रिलीजियन की मदद लेकर पॉलिटिक्स में अपना जगह मजबूत करना चाहती है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है, क्या कांग्रेस अकेले ही इस कसूर से कसूरवार है कि हमेशा रिलीजियन को इस्तेमाल करके उसने पॉलिटिक्स को अपने पकड़ में, अपने तख्त को बनाए रखने में कामयाब होना चाहती थी? ऐसी बात नहीं। वर्तमान में भी हम जिस सरकार को देख रहे हैं, हमारे एनडीए सरकार, बीजेपी जिसका डोमिनेंट लीडिंग पार्टी है और उसके अन्य कुछ एलाइड पॉलिटिकल पार्टीज है, सब मिलकर जो गठबंधन करके सेंटर पर कोalition गवर्नमेंट बनाए हैं, उस गवर्नमेंट के रहते हुए भी हम ऐसे बहुत सारे घटनाओं का साक्षी हो रहे हैं जिससे पता चल रहा है कि डेलिबरेटली, जानबूझकर रिलीजियन को इस्तेमाल किया जा रहा है पॉलिटिक्स में अपना पकड़ मजबूत करने के लिए। तो बीजेपी जब इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा था 2014 में, तब उसकी इलेक्शन मैनिफेस्टो में ही कुछ ऐसी बातें थी जिसका रिलेशन डायरेक्टली रिलीजियन के साथ था। तो एनडीए सरकार या फिर बीजेपी जब 2014 में लोकसभा चुनाव में लड़ने जा रहा था, तो उसकी इलेक्शन मैनिफेस्टो में, चुनावी इस्तेहार में कुछ एजेंडा ऐसी थी, मैं आपको बता रही हूँ। पहला एजेंडा था कि राम मंदिर को अयोध्या में बनाना ही पड़ेगा। फिर दूसरा एजेंडा था जम्मू कश्मीर से उसका जो स्पेशल स्टेटस है, स्टेटहुड है, उसको हटाया जाएगा। आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 है, आप ज़रूर पढ़े होंगे अखबार में। हमारे संविधान में जो दो धाराएं थी, आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 है, जिससे जम्मू और कश्मीर को एक इंडिपेंडेंट स्टेटस मिलता है, तो वो स्टेटस कश्मीर से छीन लिया जाएगा। वो था दूसरा एजेंडा। और तीसरा एक एजेंडा था कि मुस्लिम कम्युनिटी में जो सब लॉज है, जैसे कि पॉलीगैमी, एक आदमी का 4 औरत के साथ शादी करना कानून सम्मत है, या फिर औरत को 3 महीने की नोटिस में तलाक दे देना, तो 3 तलाक का प्रथा और ये जो पॉलीगैमी यानी बहुत सारे औरतों को एक साथ शादी करके रखने की ये जो प्रैक्टिस, जिसको पॉलीगैमी कहते हैं, इन सब का विनाश। तो सोचिए, एक नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टी जिसको हमेशा देश की डेवलपमेंट के बारे में सोचना चाहिए, देश को कैसे आर्थिक जो उसकी बुरी हालात है, आर्थिक तौर पे देश की जो कमज़ोर हालात है, वहाँ से बाहर निकलकर कैसे देश को डेवलपमेंट और सच्चाई में बढ़ोतरी की ओर लेकर जाए, तो ये सब सोचना चाहिए। ऐसा राजनीतिक दल कुछ रिलीजियन एजेंडा को हथियार बनाकर इलेक्शन लड़ा और जीता भी। और वर्तमान में एक टेंडेंसी दिखाई दे रहा है, जैसे इंडियन सोसाइटी को एक पोलराइज्ड कैरेक्टर देने की कोशिश किया जा रहा है। कैसे? एक तरफ है हिंदू कम्युनिटी, दूसरी तरफ है इस्लाम कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, और जैसे मुस्लिम कम्युनिटी कोशिश कर रहा है हिंदू कम्युनिटी की सिक्योरिटी को विनाश करने की। तो हमारे देश की असली जो दुश्मन है वो कौन है?
हमारी सोसाइटी की असली इविल्स या दुश्मन कौन है? हमारी गरीबी, हमारी पॉवर्टी, हमारा डेवलपमेंट ना होना, विकास ना होना। और तीसरा, ये जो इतने सारे बच्चे दिन ब दिन भूखी, हंगर और मेलन्यूट्रिशन, पौष्टिक आहार ना मिलने की वजह से मर रहे हैं, इनको ये सब दुर्दशा से बाहर लाना, तो ये सब है हमारी देश की असली इविल्स, असली दुश्मन, जिनको जड़ से मिटाना है। तो राम मंदिर बनाने से क्या हमारी देश की गरीबी, हमारी देश की जो भूख और बच्चों का मेलन्यूट्रिशन की वजह से हर रोज़ मर जाना, ये सब बंद हो जाएगा? नहीं होगा। अगर जम्मू और कश्मीर से उनका आज़ादी, उनका स्टेटहुड, उनका स्पेशल स्टेटस छीन लिया जाता है, तो इससे क्या सच में कश्मीरी लोगों को डेवलपमेंट हासिल होगा? या फिर बीजेपी और एनडीए सरकार जो मांग कर रहा है कि कश्मीर से स्पेशल स्टेटस छीन लेने के बाद टेररिज्म की घटनाएं काफ़ी कम हो चुकी है और कश्मीर जैसे टेररिज्म से मुक्त हो चुका है, क्या ये सच में हासिल हुआ है? या फिर बीजेपी और एनडीए का जो तीसरा एजेंडा है कि मुस्लिम कम्युनिटी में जितने भी इविल्स हैं, जैसे पॉलीगैमी या 3 तलाक, इन सबको मिटाना है, तो क्या ये सब मिटाने से ही हमारे देश के तमाम मुस्लिम लोगों को अपने पॉवर्टी या अपने आर्थिक दुर्अवस्था से मुक्ति या छुटकारा मिल जाए? तो सवाल ये है कि जिन मुद्दाओं को हमारी वर्तमान पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन इस्तेमाल कर रहे हैं पॉलिटिक्स में अपना राज, अपना डोमिनेशन कायम रखने के लिए, क्या वो सच में हमारे देश की, हमारे सोसाइटी की हित में है, या फिर रिलीजन को इस्तेमाल करके पॉलिटिक्स में अपना पकड़ मजबूत बनाने के लिए है? तो हम लोग इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे हमारे अगले लेक्चर में। तब तक आप सुनते रहिए, सोचिए और कोशिश कीजिए खुद इस मामले में अपना विचार और राय रखने की।